हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर, नए मेहमान बनकर आए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। चलो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, मैं आज की अपनी कहानी शुरू करती हूँ। कौन कहता है कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। आम तब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। आज मैं ऐसी ही कुछ कहानी लेकर आई हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी शांति और ध्यान पूर्वक सुनोगे। चलो जानते हैं कि हमारी कहानी में ऐसा क्या है। कुछ दिन पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें दो माता पिता और दो उनके बच्चे। छोटा लड़का था, बड़ी लड़की थी। लड़की पढ़कर विदेश में जॉब करना चाहती थी, और जो लड़का था वह स्कूल क्लियर करके अपना कॉलेज ज्वाइन किया ही था। लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मम्मी पापा, मैं अब बाहर जाकर जॉब करना चाहती हूँ, आप लोगों का एकमात्र सहारा बनना चाहती हूँ। माता पिता पहले तो लड़की को मना कर देते हैं कि बेटा नहीं, बाहर का रहन सहन शायद तुम उसमें नहीं ढल पाओगी। लड़की जिद पर अड़ी रही, और उसने जिद कर ली थी कि वह अब कुछ भी हो जाओ, बाहर जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। माता पिता के मना करने पर भी वह नहीं मानती है। माता पिता को कैसे भी करके वह मना लेती है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी थी, पर माँ का मन ऐसा कोमल होता है कि वह अपने बच्चों को अपने से दूर डालने का नाम लेते ही उसकी रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, वह कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके औलाद, उसके बच्चे उससे दूर जाएं। ऐसा ही कुछ अंजलि की मम्मी के साथ भी हो रहा था, लेकिन अंजलि न मानने के कारण उसे जाने की अनुमति दे देती है। वह जाते वक्त अपने भैया से बोलती है, भैया आप मम्मी और पापा का दोनों का ख्याल रखना। यह बात कहकर मन भारी कर कर वह फ्लाइट पकड़कर विदेश चली जाती है। विदेश में वह एक हॉस्टल बुक करती है, जिसके अंदर दो बुजुर्ग लेडीज और जेंट्स रहते हैं। दोनों पति पत्नी ने अपना घर जो था वो रेंट पे देते थे। वह अपना घर रेंट पे देते थे क्योंकि उनके कोई भी औलाद नहीं थी। इसीलिए वह जो बाहर से लड़कियां विदेश में आती थी रहने के लिए, वह उन्हें खाना बना के देते, उनकी देखभाल करते, उनसे बातें चीतें कर कर अपना मन बहला लेते थे। उनका बहुत दिनों से यह बिजनेस चल रहा था। उसने भी यही हॉस्टल बुक किया और वहां पर शिफ्ट हो जाती है। जब वह हॉस्टल के बाहर ऑटो के साथ और अपना सामान उतारकर पहले एक ही कदम चली थी, तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आती है और कहती है, बेटा लाओ, मैं तुम्हारा बैग उठा लेती हूँ। लड़की बोलती है, नहीं आंटी, मैं अपना बैग उठा लूंगी, आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। वह बोलती है, बेटा क्या तुम अंजलि हो?
बोलती है, हाँ मैं अंजलि ही हूँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? वह बोलती है कि मैं इसी हॉस्टल की मालकिन हूँ जिससे आपकी बात हुई थी। वह यह बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और उनसे बात करते हुए अंदर जाती है। आंटी अंजलि को उसका रूम दिखाती है। अंजलि से पूछती है कि चलो बेटा बताओ, तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? अंजलि कहती है, आंटी मेरा रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी अंकल बाहर से कुछ भारी सामान लेकर घर के अंदर एंट्री मारते हैं। एंट्री मारते ही आंटी बोलती है, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल से मिलवा देती हूँ। अंजलि आंटी के साथ अंकल के पास जाती है, उनसे मुलाकात करती है। वह अंकल के साथ साथ राहुल नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि अंकल और आंटी ने गोद ले रखा था। उनका मुंह बोला बेटा था। वह दूसरी बिल्डिंग में रहता था। अक्सर वह अंकल और आंटी के साथ उनके कामों में मदद कर दिया करता था। तब वह कहता है, आंटी देखो ना, यह अंकल मुझसे कितने भारी भारी काम कराते हैं, बल्कि मेरे तो इन कोमल कोमल हाथों में कैमरे ही अच्छे लगते हैं। यह बात सुनकर अंकल बोलता है, अरे पागल, जब मैं तेरी उम्र का था तो ऐसे 10-10 उठा देता था। राहुल बोलता है, प्लीज अंकल प्लीज इतना ज्यादा तो मत फेंकिए, यहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं जिनके आगे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कम से कम घर के अंदर यह तो देख लाग लो कि कोई नए मेहमान आए हैं, उनके आगे भी आप लोग मेरी रेपुटेशन को नीचे गिराने में लगे रहते हो। यह बात कहकर राहुल वहां से चला जाता है और अंजलि भी अपने रूम में चली जाती है। अंजलि अपने रूम के अंदर जाकर फ्रेश होती है और थोड़ा रेस्ट करती है। तब शाम होने पर उसे बुलाकर लंच के लिए बैठा दिया जाता है और लंच डालकर उसे दे दिया जाता है। अंजलि लंच कर ही रही थी कि आंटी बोलती है, बेटा तू इतनी परेशान क्यों है, इतनी सैड क्यों रहती है? तभी वहां की और लड़कियां बोलती हैं, आंटी ये विदेश है, विदेश की हवा इसे जल्द ही लग जाएगी, यह थोड़े दिन एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है। तभी वहां पर राहुल फिर से आ जाता है और बोलता है, आंटी नमस्कार, आप खाना खा रही हो? आंटी को उसका आना अच्छा नहीं लगा और बोलती है कि तुझे क्या कितनी बार कहना पड़ेगा कि तू यहाँ पर मत आया कर। राहुल कहता है, आंटी प्लीज बुरा मत मानिए, मैं यूं ही नहीं आया हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। आंटी बोलती है, बताओ तुम्हें ऐसा क्या काम हो गया जो तुम मेरे पास यहाँ आ गए हो? बोलता है, आंटी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि कल अंकल का बर्थडे है, इसलिए मैं सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इन सभी गर्ल्स को इनवाइट करना चाहता हूँ। यह बात कहकर वह अपनी बात को क्लोज कर देता है। आंटी बोलती है, बेटा अंकल का बर्थडे तो कल है, तो फिर तुम आज क्यों यहाँ पर आए हो? यह बात सुनकर लड़का बोलता है, आंटी ये तुम लोगों का जमाना नहीं है, ये हम जैसे लोगों का जमाना है और इस पार्टी को हम लोग सरप्राइज पार्टी बोलते हैं। आंटी इस बात को सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन वहां पर लड़कियां जो थी उन्हें उसका यूं आना जाना अच्छा नहीं लगता था। बातें चल ही रही थी, तभी अंकल बोलते हैं, किसकी सरप्राइज पार्टी चल रही है? तभी राहुल कहता है कि अंकल आप तो हर वक्त
हर बातों को सुनते ही रहा करो। कौन सी सरप्राइज पार्टी? आपने तो हमारी सारी सरप्राइज पार्टी खराब ही कर दी। अंकल बोलते हैं, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। राहुल बोलता है कि अरे अंकल, इतनी भी सफाई मत दो, हमें पता है कि आपने क्या सुना है और क्या नहीं सुना। यह बात कहकर राहुल वहां से चला जाता है। वह श्याम को अपनी पार्टी के लिए पूरी तैयारी करने लगता है। सारी तैयारी करने के बाद जब राहुल सभी के लिए केक लेकर आता है और कुछ पीने के लिए जूस और ड्रिंक लेकर आता है, सभी खुशी खुशी केक काटते हैं, बर्थडे बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तभी अंजलि जूस पीते पीते चकरा जाती है, क्योंकि उसके जूस के अंदर किसी ने ड्रिंक मिला रखी थी। चकराने के बाद प्रिया उसके पास जाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो? वह बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है कुछ ज़्यादा थकान हो गई है, मैं अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने पर आराम मिल जाएगा। प्रिया बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। अंजलि उसे मना कर देती है और लड़खड़ाते हुए अपने रूम की ओर चल देती है। राहुल भी यह सब कुछ देख रहा था। वह उसे उसके रूम तक पहुंचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और तब वह लड़खड़ाई तो उसे थाम लिया। यह एक किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। जब वह उसे उसके पैरों पर खड़ा करता है, उससे रूम की चाबी लेकर उसका रूम अनलॉक करता है और उसे उसके रूम के अंदर बेड पर लेटाता है, तो वह बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल कहता है, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा हूं। तभी वह गुस्से में बोलती है कि मैंने क्या तुम्हें मदद के लिए बोला था? ऐसे ही तुम मदद मत किया करो। राहुल कुछ नहीं समझ पा रहा था। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे जासे में नहीं आने वाली। राहुल को नहीं पता था कि प्रिया ने उसके बारे में उसे गलत बता रखा था कि ये ऐसा लड़का है, ये अच्छा लड़का नहीं है, इससे बातें मत करना, क्योंकि प्रिया उससे प्यार करती थी। राहुल अंजलि से प्यार करता था। अंजलि इन बातों से बेखबर थी। कुछ दिन बीत जाने पर राहुल के साथ प्रिया का झगड़ा हो जाता है। झगड़े झगड़े में राहुल प्रिया पर हाथ उठा देता है। इन्हीं सभी के बीच में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप सुनोगे तो आपके रोंग रोंग कांप उठेंगे। इसी के बीच में सभी गर्ल्स की वीडियो कोई उस घर के अंदर देख रहा था। हर लड़की के रूम में, बाथरूम में, सभी जगह मिरर में, सभी जगह कैमरे लगे हुए थे। उनकी अपनी वीडियो हर एक पल, हर एक मोमेंट कैमरे में कैद हो रहा था। लेकिन इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह कौन कर रहा है। इनसे बेखबर सभी लड़कियां अपनी जिंदगी में खुश थी। तब राहुल ने प्रिया पर हाथ उठाया तो वहां पर अंजलि ने उन्हें देख लिया था। अंजलि दौड़कर उसके पास जाती है और उससे पूछती है। तभी उनका झगड़ा हो जाता है। झगड़े को सुनकर सारे हॉस्टल की लड़कियां, अंकल आंटी वहां पर पहुंच जाने पर प्रिया वहां से चली जाती है और राहुल भी वहां से उन्हें देखकर अपने रूम की ओर चला जाता है। अंजलि कहती है, अंकल आप राहुल को कुछ कहते क्यों नहीं? अंकल बोलता है, हमारी जिंदगी का जमाना कुछ और था
और आज की जनरेशन का ज़माना कुछ और है। अगर वह लाइफ में खुश नहीं है तो ब्रेकअप कर कर रिश्ते को ख़त्म क्यों नहीं करते। ज़बरदस्ती अगर रिश्ता बनाया जाए वह रिश्ता रिश्ता नहीं होता। पर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। तुम जाओ और प्रिया को समझाओ कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। रोज रोज के तमाशों से हम तंग आ चुके हैं। तभी प्रिया अपने रूम में रो रही थी। अंजलि अपने रूम में जाती है और फिर सोचती है कि पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फिर अंजलि से जाकर बातें करूँगी। वह अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रही थी, तभी इंटरनेट पर कॉल आता है। वह बोलती है कि इस वक्त और इंटरनेट पर मुझे कॉल कौन कर रहा है। तो वह लैपटॉप खोलती है तो उसे पता चलता है कि लैपटॉप पर कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिया है। वह बोलती है कि प्रिया, तुम इस तरह वीडियो कॉल और वो भी इंटरनेट पे क्यों कर रही हो। प्रिया यह बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है कि मुझे अब नहीं जीना। अंजलि बोलती है आखिरकार हुआ क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। यह बात सुनकर प्रिया जोर जोर से रोने लग जाती है और सुसाइड करने लगती है। अंजलि यह देखकर घबरा जाती है। वह दौड़कर उसके रूम के पास जाती है, बहुत खटखटाती है, अंकल आंटी को बुलाती है, आवाज लगाती है। सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। अंकल तभी बोलता है कि मेरे पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है। जब भी अंजलि बोलती है तो अंकल जल्दी लेके आओ। अंकल लेकर आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि ने तब रूम के अंदर एंटर किया तो देखा कि प्रिया ने सुसाइड कर ली थी। उसी मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद उनसे पूछताछ की, जिसके दौरान उन्हें कुछ नहीं पता चलता। पुलिस तब जाने लगती है, तब बोलती है अगर आपको किसी पर शक हो या कोई भी ऐसी इस केस के बारे में जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो हमें जरूर बताना। अंजलि से बोलती है कि आखिर में तो फोन शायद अंजलि ने आपको ही किया था। नहीं। पुलिस जाते वक्त अंजलि से पूछती है कि आखिरी बार फोन तो प्रिया ने आपसे ही किया था, क्या आपको प्रिया ने कुछ बताया था। अंजलि बोलती है ऐसा कोई जिक्र हम दोनों के बीच नहीं हुआ था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि उसके पास एक डीवीडी मिली है जिसके अंदर उसकी अश्लील वीडियोज हैं। लगता है इसे किसी ने ब्लैकमेल किया हो जिसकी वजह से इसके पास ये डीवीडी मिली है। अगर आपको किसी पे शक हो तो हमें जरूर बताना। जब पुलिस जा ही रही थी, अंजलि पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है मुझे पता है कि प्रिया का गुनहगार कौन है। पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं हाँ तो बताओ हमें, हम भी जानना चाहते हैं। प्रिया राहुल का नाम लेकर बोलती है कि वह एक फोटोग्राफर है, वीडियो बनाता है। वो प्रिया से कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ तो झगड़ा हो रहा था जिसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल तो राहुल ने प्रिया पर हाथ भी उठा दिया था, यह हम सभी ने देखा था। अंकल आंटी बोलते हैं बेटा शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारा राहुल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन
अंजलि नहीं मानती है। उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाकर उसे अरेस्ट करवा देती है। राहुल के लाख मना करने पर भी पुलिस उस पर इतबार नहीं करती, लेकिन उसको रिमांड पर लेती है। लेकिन कुछ न पता चलने पर उसे बेरिहा कर देती है, क्योंकि अगर सबूत न हो तो ज़्यादा दिन तक एक मुजरिम को नहीं रखा जा सकता। इसीलिए उसे 3 दिन में रिहा कर देते हैं। यह बात जब अंजलि को पता चलती है तो वह सहम सी जाती है। उसके दरवाजा देखने पर खुला दिखा तो वह दौड़कर अपना दरवाजा लॉक करने वाली ही थी, तभी राहुल ने दरवाजा खटखटाया और धक्का मारकर उसके रूम के अंदर घुस गया, क्योंकि उसका मकसद उसे कोई हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था कि वह उसे बता पाए कि जैसा वो सोच रही है वह वैसा लड़का नहीं है, क्योंकि वह अंजलि से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। वह उसके उस एटीट्यूड पर, उसके नखरों पर उसे कहीं ऐसा स्टेटमेंट हो गया था कि वह उसे लाइक करता था। लेकिन अंजलि यह सब कुछ नहीं जानती थी और वह जानना भी नहीं चाहती थी। तब वह उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं समझती, बल्कि वह उस पर हमला कर देती है। तब वह उसे पर हमला करती है तो वह जाकर उसके मिरर से टकरा जाता है और मिरर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वह बोलती है, या तो तुम मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर हल्ला करके सभी लड़कियां और अंकल आंटी को यहाँ बुला दूंगी। यह बात सुनकर वह चला जाता है। जब वह जाने के बाद वह अपने मिरर को देखती है, उसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिसके वायर को पकड़कर वह खींचकर देखती है तो वह कहीं उसे लेकर जा रहा था। वह सारे वायर को समेटते हुए वहां तक पहुंचती है जहां पर इन सारी चीजों के खुलासे होने वाले थे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन सभी के पीछे आखिरकार कौन था। एक 52 साल का आदमी, वह हिडन कैमरे से लड़कियों का शिकार बनाता था। तो वह वहां पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर हर लड़की के रूम में हिडन कैमरे लगे हुए हैं और वहां पर जो भी बैठता था वह हर लड़की की वीडियो देखता था। वो चाहे खाती हो, पीती हो, नहाती हो, सोती हो, कपड़े चेंज कर रही हो, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता था। यह सब कुछ देखकर अंजलि एकदम अंदर से हिल गई थी, वह टूट गई थी। कहीं ना कहीं वह डर रही थी कि ऐसा आखिर कर कौन रहा है, जिसके बारे में हमें कानों कान खबर नहीं हो रही। तभी वहां पर हॉस्टल के अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया। वह बोलती है कि अंकल, मुझे आपको अंकल कहने में भी शर्म आ रही है। अरे हम आपकी बेटी की उम्र की हैं, आप हमारे पिता के उम्र के हैं, आपको एक बार भी यह सब कुछ करने से पहले शर्म नहीं आई। वह बोलता है कि जब जिस्म हो भूख का तो शर्म किस बात की, और अगर तुम लोग मुझे अपना पिता मानते हो तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है।
मैं तुम्हें अपनी बेटियों की नजर से कभी नहीं देखता। लड़की बोलती है कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, आपको पता है ये गैर कानूनी है। तभी वह हंसने लगता है और बोलता है, कंप्लेंट तो करने प्रिया भी गई थी, मैंने उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया, क्योंकि वह भी मेरा राज जान चुकी थी, और जो मेरा राज जान जाता है उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। यह बात सुनकर अंजलि डर गई। वह बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अगर तुम मैं कहूं उस होटल में कल आ जाओगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन दान दे दूंगा। अंजलि घबराई हुई थी, वह अपने रूम में चली जाती है। पूरी रात वह यह सोचकर नहीं सो पाती कि सुबह तुम क्या करोगी। और फिर उस अंकल ने यह भी धमकी दे दी थी कि अगर तुमने किसी को भी यह बात बताने की कोशिश की और पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा, जिसमें तुम्हारी बदनामी तो है, उसके साथ तुम्हारा कैरियर भी खराब है। लड़की इन सभी बातों से डरी हुई थी, पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह होता है, वह जो अंकल ने होटल का नाम भेजा उस होटल पर पहुंच जाती है। उस होटल पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वह लगभग यहाँ पर ही आता रहता है, और वह कोई पहली लड़की नहीं, बल्कि ऐसा वह कई लड़कियों के साथ कर चुका था। वह तब रूम के अंदर जाती है तो अंकल बोलते हैं कि तुम बहुत समझदार हो जो तुमने यह डिसीजन लिया, नहीं तो प्रिया को भी मैंने यह ऑफर दिया था, वह मेरा ऑफर ठुकरा कर उसने अपनी मौत को चुना। लड़की बोलती है, क्या प्रिया का कत्ल आपने किया है? अंकल बोलते हैं, हाँ, उसका कत्ल हुआ नहीं बल्कि मैंने किया है, क्योंकि मैंने उसे ब्लैकमेल किया, इतना डिप्रेशन में डाला कि वह सुसाइड करने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। लड़की यह सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। उसके साथ वह एक और खुलासा करता है कि मैं यह काम अब से नहीं बल्कि 20 साल से करता आ रहा हूं, अब तक मेरे को पुलिस क्या कोई भी नहीं पकड़ पाया। लड़की बोलती है, प्लीज मेरा कैरियर खराब मत करो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। यह बात सुनकर भी अंकल के मन को तसल्ली नहीं मिलती, वह उसे नहीं जाने देते। लड़की घबराई हुई थी, तभी वह उसके करीब जाने लगा। तभी राहुल पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। राहुल पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गया था। तब अंकल बोलते हैं कि तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? तभी अंजलि बोलती है कि अंकल, आपने कई लड़कियों को गुमराह किया है, उनकी मानसिक स्थिति खराब की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने साथ उन सभी लड़कियों को रिहा कराऊंगी जो आप लोगों के कब्जे में है। यह बात कहकर मैं अंकल को जेल में डलवा देती है, कंप्लेंट लिखवाती है और उनके खिलाफ जो सबूत उसने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था वह पुलिस को दे देती है। पुलिस इंक्वायरी करने लगी तो उनके निजी रूम के बारे में पता चलता है, जहां पर हिडन कैमरा, एलईडी, कुछ अश्लील वीडियोस मिलती हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन में पता चलता है कि वह अपनी वीडियोस जो उन लड़कियों की बनाता था वह किसी को बेचता भी था।
और लड़कियों को ब्लैकमेल कर कर उनके साथ रातें गुजारता था। लेकिन किसी ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई। वो तो ठीक है, अंजलि ने अपनी सूझबूझ से उसे और उसकी पत्नी को सजा दिलाई। हालांकि आंटी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनकी गलती यह थी कि उन्हें पता होते हुए भी उनका साथ दिया। आवाज न उठाने के कारण अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको कैसी लगी, यह मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई कहानी से के साथ जुड़ सकूं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।